हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। मैं अंकित सिंह। मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं। वहां पर मेरे 29 कोर्सेज के साथ 300 वीडियोस अवेलेबल है। आप जाकर के उन्हें देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ मैं विजडम हब स्टडी पर यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट सीरीज चला रहा हूं। उसी कड़ी में यह आप लोगों के सामने 24वीं वीडियो है। ये इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम 4 महत्वपूर्ण फैक्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो हम क्या पढ़ेंगे? इसमें जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों का फोरम, जिसे हम यहाँ पर फैम्बोसा के नाम से जानते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑपरेशन अल-बेरिक। ऑपरेशन अल-बेरिक क्या है ये भी हम समझेंगे। फिर तीसरा पढ़ेंगे हम तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व। फिर चौथा हम पढ़ेंगे कलर कोडेड वेदर वार्मिंग सिस्टम, यह क्या होता है। तो यह 4 टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो चलिए इसी कड़ी में जो हमारा पहला टॉपिक है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों का फोरम, जिसे हम फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया या फैम्बोसा के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये? तो देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसे हम ईसीआई के नाम से जानते हैं शॉर्टकट में, ने दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम, जिसे हम फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ ऑफ साउथ एशिया फैम्बोसा की नई दिल्ली में 10वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी भारत ने मेजबानी करी है। तो इसमें क्या क्या डिस्कशन किया गया जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समझेंगे हम। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो है सुनील अरोरा जी। तो सुनील अरोरा जी को 2020 के लिए दक्षिण एशिया चुनाव के प्रबंधन निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो कि वर्तमान में ईसीआई के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर संस्थागत क्षमता के को मजबूत करना, मतलब स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में फैम्बोसा के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अलावा कजाकिस्तान, केन्या, किर्गिस्तान, मॉरिशस, ट्यूनीशिया और 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सियोल स्थित विश्व निर्वाचन निकाय संघ एसोसिएशन ऑफ द वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज़, संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित इंटरनेशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम, जिसे हम IFES के नाम से जानते हैं, तथा इंटरनेशनल IDEA, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है, समझना है कि किन किन संस्थाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब हम बात करते हैं फैम्बोसा के बारे में। तो फैम्बोसा क्या है? तो देखिए, इस फैम्बोसा मतलब इस फोरम का गठन शार्क देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों, मतलब इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ EMBS की मई 2012 में आयोजित बैठक के दौरान किया गया था। तो फैम्बोसा का गठन मई 2012 में किया गया था सार्क देशों के मतलब उनकी मीटिंग में। इस फोरम का लक्ष्य क्या था? तो इस फोरम का लक्ष्य सार्क के निर्वाचन निकायों के सामान्य हितों के संबंध में आपसी सहयोग को बढ़ाना था। इस निर्वाचन आयोग के अलावा इस फोरम में अन्य 7 सदस्य देश शामिल हैं। तो वह देश कौन से हैं? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के चुनाव प्रबंधन निकाय हैं इसमें। तो अब बात आती है यहाँ पर कि फैम्बोसा का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, फैम्बोसा का जो उद्देश्य है वह है सार्क देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना, एक चुनाव या एक दूसरे के अनुभवों को साझा करना, फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संचालन के लिए चुनाव प्रबंधन निकायों की क्षमता को बढ़ाने एवं एक दूसरे का सहयोग करना इसका उद्देश्य है। तो कह सकते हैं कि यह जो एक प्रोजेक्ट मतलब संस्था है फैम्बोसा, यह किस प्रकार से दक्षिण एशिया के जो देश हैं उसमें डेमोक्रेसी की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीक या उन्नत व्यवस्था के माध्यम से किस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, ये हम यहाँ इसके माध्यम से समझ सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसी कड़ी में हमारा जो दूसरा टॉपिक है ऑपरेशन अब अल-बेरिक। तो ऑपरेशन अल-बेरिक क्या है, किस प्रकार का था ये, कब हुआ था ये, इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वो हम समझेंगे इसमें। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो कि हुआ था 1914 से लेकर के 1918, तो उस समय एक घटना हुई थी। उन घटना के ऊपर एक मूवी बनी है। तो उस मूवी पर आधारित ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वह संबंधित है, जो बताएगा क्यों वह घटना क्या थी। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की प्रमुख घटनाओं में से एक ऑपरेशन
अल बेरिक पर आधारित फिल्म 1917 मतलब 1917 को भारत में रिलीज़ किया गया है। गैर मतलब है कि यह फिल्म प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दो ब्रिटिश सैनिकों की कहानी पर आधारित है। ये पूरी की पूरी फिल्म जिन्हें संदेश पहुंचाने के लिए खतरनाक क्षेत्र से होकर गुजरना था इस पूरे मिशन के अंतर्गत। तो आप ये देखेंगे मैप में, तो ये मैप जो आप देख रहे हैं ये पूरा यूरोप वाला मैप है। ये यूरोप में भी बेल्जियम, फ्रांस का जो एरिया है, जर्मनी का जो एरिया है, वहाँ पर ये पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो यहीं पर ये जो दो सैनिक थे ब्रिटेन के, ये दो सैनिक यहाँ पर गए थे संदेश पहुँचाने के लिए, मतलब एक स्पाई के रूप में गए थे, ये खुफिया जासूसी के करने के फॉर्म रूप में, जहाँ पर वो बहुत सारे जो खतरा था उनके पास सामने, उन खतरा से गुजर करके इस पूरे मिशन को उन्हें परफॉर्म करना था। तो देखिए ऑपरेशन आलेख के बारे में, मतलब अल बेरिक के बारे में कहा जाता है इस प्रकार के कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 से 1918 में मित्र राष्ट्रों, जिसे मित्र राष्ट्रों को इंग्लिश में अलाइड ग्रुप कहते हैं और धुरी राष्ट्रों को यहाँ पर एक्सिस ग्रुप कहा जाता है। तो जो मित्र राष्ट्र हैं उनमें जो देश शामिल थे उसमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इसमें शामिल थे। और धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की, ये इसमें देश शामिल थे। इन दोनों के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो ऑपरेशन अल बेरिक को वर्ष 1917 में पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी के सबसे महत्वपूर्ण अभियानों में से एक माना जाता है। यह ऑपरेशन फरवरी 1917 से मार्च 1917 के मध्य चलाया गया था। यह अभियान झुलसती पृथ्वी नीति नामक सैन्य रणनीति के तहत चलाया गया था। झुलसती पृथ्वी नीति एक सैन्य रणनीति है जिसका उद्देश्य दुश्मन को पीछे हटाने पर मजबूर करने के लिए किसी भी चीज़ को नष्ट करना शामिल था। मतलब दुश्मन को किसी भी हद तक जाकर के उसको पीछे हटाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मजबूर करना, ये इस नीति के अंतर्गत शामिल था। झुलसती पृथ्वी नीति, जिसे इंग्लिश में यहाँ पर आप देखेंगे तो स्कॉर्चेड अर्थ पॉलिसी भी कहा जाता है। तो उसके तहत क्या था कि धुरी राष्ट्रों द्वारा मित्र राष्ट्रों को की सभी उपयोगी चीज़ों को नष्ट करना, मतलब धुरी राष्ट्र जिसमें हम कहेंगे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी या टर्की, ये जो राष्ट्र थे, ये राष्ट्र जो मित्र राष्ट्र थे, मतलब जो अलाइड ग्रुप थी, उनमें फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और यूएसए, इन देशों में जो भी चीज़ है जो कि युद्ध के समय उपयोगी साबित हो सकती है, उन चीज़ों को यहाँ पर नष्ट करने की नीति बनाई गई थी। जिसके अंतर्गत क्या था कि गांव, सड़क, पुल, इमारतें, ये सभी चीज़ों को नष्ट करना शामिल था। तो ये एक ऐसी नीति थी जिसमें सारी चीज़ों को नष्ट करना था ताकि वे जो दुश्मन देश हैं, मतलब धुरी राष्ट्र, ये मित्र राष्ट्रों के सामान को नष्ट कर दे ताकि वो बार बार युद्ध के लिए तैयार ना हो सके। इस नीति के अंतर्गत रखा गया था। इसे यहाँ पर अल बेरिक ऑपरेशन कहा गया था। इसके साथ साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय विश्व कोश के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती है उससे क्या होता है कि इस ऑपरेशन के तहत जर्मनी द्वारा एक नवनिर्मित रक्षा पंक्ति से पीछे हटने का फैसला लिए जाने के बाद फ्रांस ने 1500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में व्यवस्थित तरीके से विनाश किया गया। जर्मन सैन्य नेतृत्व में फैसला किया गया कि युद्ध को अस्थायी रूप से छोटा और अधिक रक्षात्मक या डिफेंसिव हिंडनबर्ग लाइन की तरफ स्थानांतरित करना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि उपरोक्त रणनीति जो थी उसके तहत 130 किलोमीटर लंबी हिंडनबर्ग लाइन, आप मैप में देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी हिंडनबर्ग लाइन है। तो इसी के तहत क्या था कि जो हिंडनबर्ग लाइन है जिसे जर्मनी द्वारा सिगफ्रीड लाइन कहा जाता है, जर्मनी इसे सिगफ्रीड कहता है और इसे प्रचलित नाम इसका हिंडनबर्ग लाइन है कहा जाता है, के निर्माण की योजना सितंबर 1916 में शुरू हुई। इसे 4 महीनों में पूरा भी कर लिया गया था। इससे फ्रांस जर्मनी की जो सीमा पर जर्मनी की किलेबंदी हो गई। इसे युद्ध के दौरान की सबसे बड़ी सैन्य निर्माण परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस निर्माण के दौरान नागरिकों को उस क्षेत्र में विस्थापित होने पर मजबूर होना पड़ा जिस क्षेत्र में उन्हें नहीं होना था। इसको लेकर के जर्मनी की आलोचना भी की जाती है। तो इस ऑपरेशन में जर्मनी को सामरिक सफलता हासिल हुई, लेकिन ये हुआ कि इसमें बहुत सारा नुकसान भी उन्हें झेलना पड़ा, क्योंकि जर्मनी के इस कदम से मित्र राष्ट्रों को आश्चर्यचकित कर दिया। किंतु इस ऑपरेशन से हुए विनाश के लिए जर्मनी की काफ़ी आलोचना की गई कि जर्मनी ने ऐसा करके बहुत सारी सड़क, परिवहन और बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म होता है 1918 में, तो उसके बाद वर्साई की संधि होती है। तो वर्साई की संधि और ऑपरेशन आलेख
मतलब जब होती है वहाँ पर, तो ऑपरेशन जो अलबेरिक होता है उस अलबेरिक का जिक्र किया जाता है कि जिसके तहत जर्मनी ने बहुत नुकसान पहुँचाया था। तो जर्मनी ने इस कदम का मित्र राष्ट्रों ने विश्व में खूब प्रचार किया और इसे हुन बर्बरवाद मतलब हुन बर्बरिज्म के रूप में प्रस्तुत किया। इस युद्ध खत्म होने के बाद वर्साई के संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर दंडात्मक क्षतिपूर्ति के लिए अपने दावों को वैध ठहराते हुए ऑपरेशन अल्बेरिक का जिक्र किया और उस ऑपरेशन अल्बेरिक के तहत जो भी नुकसान की गई थी उसकी भरपाई वर्साई संधि के तहत यहाँ पर करने का जिक्र किया गया जर्मनी के रूप के लिए। तो यही बाद में जो कारण बनता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का भी यही रीज़न होता है, क्योंकि जर्मनी के पास इतने ज़्यादा पैसे देने होते हैं कि वह नहीं दे पाता, अल्टीमेटली उसे युद्ध लड़ना पड़ता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था जिसको मैंने डिस्कशन किया है। तो आप ज़रूर देखिएगा 1917 जो मूवी है, जो कि बताने की कोशिश की गई है कि अल्बेरिक का जो मतलब ऑपरेशन अल्बेरिक था वो किस प्रकार का हुआ था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व की। तो देखिए, तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व जो है, यह टाइगर रिजर्व मध्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में है। तडोबा वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसका क्षेत्रफल 116.54 वर्ग किलोमीटर है और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो तडोबा और अंधारी दोनों अलग अलग नेशनल पार्क है। तो तडोबा को जहां 1955 में नेशनल पार्क घोषित किया गया, तो वहीं यहां पर अंधारी को 1986 में नेशनल पार्क घोषित किया गया। तडोबा वन्यजीव अभयारण्य और अंधारी वन्यजीव अभयारण्य को संयुक्त रूप से वर्ष 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया और इस प्रोजेक्ट टाइगर का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 625.40 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर यह महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इनमें मुख्य रूप से सागौन, एन, बीजा, धौड़ा, हल्दू, सलाई, सेमल और तेंदुपत्ता शामिल है। यहाँ उगने वाले एनोगेसुस लैटिफोलिया अग्री पर्णरोधी पौधे भी की प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पलाश, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटा मोनोस्पर्मा, यह पाया जाता है। यहाँ पे ब्यूटा मोनोस्पर्मा यहाँ पर पाया जाता है, जिसका जो कह सकते प्रचलित नाम है और पलाश है। वृक्ष पाए जाते हैं। इसके कारण यहाँ पर जंगल की आग कहा जाता है। जंगल की आग इसलिए कहा जाता है कि जब भी अब बसंत ऋतु आ चुका है, जब भी आप आज से 20-25 दिन बाद देखेंगे आप, तो जो जंगल है वहाँ पर पत्ते झड़ जाते हैं और पत्ते झड़ने के बाद जो पेड़ है पलाश का, उस पर लाल फूल आ जाते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा जो जंगल होता है वो लाल दिखाई देता है। तो इसी वजह से इसे जंगल की आग कहा जाता है। यहाँ जीव जंतुओं में भारतीय तेंदुए, स्लॉथ बियर, गौर, नीलगाय, ढोले, धारीदार हाइना और फिर भारतीय लघु कीच, जंगली बिल्ली, सांभर, चित्तीदार हिरण, जंगली कुत्ते आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो था, मैंने तडोबा और अंधारी टाइगर रिजर्व के बारे में बताया मैंने आपको। अब इसमें जो हमारा अंतिम टॉपिक है वो है यहाँ पर कलर कोडेड वेदर वार्मिंग। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। देखिए, कलर कोडेड वेदर वार्मिंग जो है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में बारिश के लिए एक पीला कोड मौसम चेतावनी, जिसे हम येलो कोड वेदर वार्मिंग कहते हैं, जारी किया है। तो कलर वेदर मतलब कोड वेदर वार्मिंग क्या है, तो देखिए इसके बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो इस देश की शीर्ष मौसम एजेंसी जो कि भारत की है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह भारतीय मौसम विभाग जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इनके मंत्री कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य खतरनाक मौसम के बारे में लोगों को सतर्क करना है, जिसमें व्यापक नुकसान या जीवन के लिए खतरा उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इस हर दिन भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की वेबसाइट पर मौसम से संबंधित चेतावनी अपलोड की जाती है। वेबसाइट पर कलर कोडेड अलर्ट के साथ जिलेवार बारिश का पूर्वानुमान भी अपलोड किया जाता है। इसे रोजाना 3 बार अपडेट किया जाएगा इस नए कलर कोडेड वेदर वार्मिंग के तहत, और पहले भी किया जाता था।
4 रंग के यहाँ पर कोड दिखाए जाएंगे, कलर कोड। वेबसाइट पर चेतावनी की विभिन्न श्रेणियों को इंगित करने के लिए 4 रंग के कोड जारी किए जाएंगे। ये कलर कुछ इस प्रकार के रहेंगे। इसमें एक रहेगा लाल कलर, जिसे रेड कलर। तो रेड कलर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर खराब मौसम से बचने के लिए तुरंत कार्यवाही करने की आवश्यकता, बेहद खराब मौसम की उम्मीद, लोगों को स्वयं और दूसरे को सुरक्षित रखने के लिए कार्यवाही करने की आवश्यकता, व्यापक क्षति, यात्रा एवं बिजली में व्यवधान और जीवन के लिए जोखिम की संभावना, लोगों को खतरनाक क्षेत्र में जाने से बचना चाहिए तथा आपातकालीन सेवाओं एवं स्थानीय अधिकारियों की सलाह पर का पालन करना चाहिए। यहाँ पर दूसरा कलर रहेगा एम्बर कलर। तो एम्बर कलर का क्या उद्देश्य रहेगा, यहाँ पर क्या इंडिकेट करेगा ये, तो मौसम के खराब होने की संभावना के लिए तैयार रहने की चेतावनी देगा ये। बेहद खराब मौसम की संभावना बढ़ गई है, जो कि संभावित रूप से यात्रा में देरी, सड़क एवं रेल यातायात बंद होने और बिजली आपूर्ति के रुकावट पैदा कर सकता है, ये इसका संकेत रहेगा। फिर एम्बर कोड का मतलब लोगों को अपनी योजनाओं को बदलने तथा अपने परिवार और समुदाय को मौसम कार्यालय से जारी पूर्वानुमान के आधार पर मौसम के गंभीर प्रभावों को बचाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता, इसमें जान मान का खतरा हो सकता है। यहाँ पर तीसरा कलर रहेगा येलो कलर। तो येलो कलर का क्या मतलब रहेगा, यहाँ पर लोगों को सतर्क करने के लिए मौसम का अध्ययन किया जा रहा है। अगले कुछ दिनों में मौसम के गंभीर रूप से खराब होने की संभावना है, यात्रा में देरी हो सकती है, लोगों को दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में बाधा आने की संभावना को लेकर आगे की योजनाएं बनाने के लिए एडवाइजरी जारी की जा सकती है। यह बताता है कि कुछ दिनों में मौसम बदल सकता है या खराब हो सकता है, मतलब संभावनाएं को ये बताने की कोशिश करेगा। और इसमें जो अंतिम कलर रहेगा वो रहेगा हरा रंग। तो हरा रंग का मतलब क्या होगा, कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है, मौसम में संबंधित कोई भी चिंता की बात नहीं है, कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, मतलब पूरा ग्रीन सिग्नल, सब कुछ चंगा सी। तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो मेरा कह सकते हैं कि सीरीज चल रहा है यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज, ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो रहा होगा। दोस्तों ये जो सीरीज है ये यूपीएससी के लिए ही नहीं, सभी एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है, चाहे वो आप एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हों, एसएससी की, सीजीएल की, यूपीएससी, ईपीएफओ की, सभी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि जीएस और जनरल स्टडी और करंट अफेयर की इन्फॉर्मेशन सब जगह पूछी जाती है। ये वीडियो आपको प्रतिदिन शाम को 7 से 7:30 बजे के बीच में हमारे विजडम हब स्टडी चैनल पर मिल जाता है। दोस्तों यदि आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो फेसबुक पर हमारे चैनल को लाइक करिए, वहाँ से जो यूट्यूब का वीडियो लिंक है उसे जाकर के सब्सक्राइब करिए, आपको ज़्यादा लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और इसकी वीडियो की पीडीएफ यदि चाहते हैं आप, तो हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर आप इसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत।